नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज हम एक बार फिर से इस सीरीज को लेकर आए हैं। 15 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज आपकी चल रही है और जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वॉट मीटर। जी हाँ दोस्तों, वॉट मीटर हमारा टॉपिक होने वाला है आज की 15 मिनट्स कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को और देखते हैं क्या चीजें हम लोग सीख पाते हैं आज की क्लास से। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं वॉट मीटर की, तो वॉट मीटर किस तरीके से बनता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों वॉट मीटर की, जब वॉट मीटर की मैं बात कर रहा हूं तो वो बन रहा है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसको बोलते हैं डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, या फिर उसका एक और नाम होता है एम ई इंस्ट्रूमेंट। अब ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से तो वो बन रहा है। अब इसमें दो चीजें होती है, ध्यान रखना। इसके अंदर दो चीजें होती है, कौन कौन सी। एक होती है आपकी करंट कॉइल और दूसरी होती है इसमें एक प्रेशर कॉइल। एक होती है इसमें करंट कॉइल और दूसरी होती है इसमें प्रेशर कॉइल। जो करंट कॉइल होती है ये लोड के साथ सीरीज में लगाई जाती है। देख लेना, इन कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, सीरीज विद द लोड। और अगर मैं बात करूं प्रेशर कॉइल की, तो ये कनेक्ट करी जाती है आपके सप्लाई के अक्रॉस, अक्रॉस द सप्लाई, सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या इसमें कंडीशंस होती है और क्या क्या इन दोनों कॉइल्स की कनेक्शन रहता है। जो करंट कॉइल होती है इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, CC1 और CC2। वो क्यों किया जाता है, ताकि एक समानांतर फ्लक्स प्रोड्यूस हो सके। किसमें? प्रेशर कॉइल में। द करंट कॉइल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लक्स अक्रॉस द प्रेशर कॉइल। ये भी बात हमको समझ में आ गई। तो मैं अगर इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो किस तरीके से इसका डायग्राम बन सकता है। एक हो गई सीसी जो कि लोड के साथ सीरीज में लगी है, और यहाँ पर है मेरी सप्लाई, यहाँ पर है मेरा लोड। इस तरीके से ये कनेक्शन किया जाता है। दिस इज करंट कॉइल, दिस इज प्रेशर कॉइल ना। इसी करंट कॉइल को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि समानांतर फ्लक्स मतलब इक्वल फ्लक्स मिले। कहाँ पर? प्रेशर कॉइल पे। अब ये एनालिसिस तो हम समझ चुके हैं। अब भाई मूवमेंट कैसे आता है, पावर मेजरमेंट कैसे होती है, इसको समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ में एक पॉइंटर लगा देते हैं और पीछे की तरफ लग गया हमारा एक स्केल। इस तरीके से। अब ये किस चीज को मेजर करता है? जो चीज ये मेजर करता है उसको एक बार समझ लो। ये मेजर करता है इसको, पावर मेजरमेंट जब हम करते हैं क्या आता है, करंट थ्रू द करंट कॉइल मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस द प्रेशर कॉइल मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओवर ऑफ एंगुलर शिफ्ट बिटवीन सीसी एंड पीसी। बेसिकली प्रेशर कॉइल की वोल्टेज और करंट कॉइल की करंट के बीच का एंगुलर शिफ्ट यहाँ पर आता है। इट इज इक्वल टू VPC ICC cos of angle between EPC and ICC। तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। ये जो पावर मेजर करता है ये एवरेज पावर मेजर करता है। कौन सी पावर मेजर होगी? एवरेज पावर यहाँ पर मेजर होगी। एवरेज पावर यहाँ पर ये मेजर करता है। क्लियर बात है बेटा? यस। नाउ अब ये माना जाता है कि जो प्रेशर कॉइल है ये प्योरली रेजिस्टिव है, इसीलिए जो VPC का फेज होगा वही IPC का भी फेज होगा। और उसी आधार पे ये स्टेटमेंट, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्रेशर कॉइल मस्ट बी हाईली रेजिस्टिव, मतलब हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए। इसके अंदर किसी प्रकार का इंडक्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर इंडक्टेंस होगा तो VPC और IPC बराबर फेज में नहीं होगी और यहाँ पे एरर शो करेगा। ये यहाँ पर ये एरर शो करेगा। क्लियर बात है? तो ये बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल के बारे में। अगर मैं बात करूं करंट कॉइल की और नीचे बात करते हैं प्रेशर कॉइल की, इधर बात कर लेते हैं प्रेशर कॉइल की। करंट कॉइल में ऑब्वियसली करंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, है कि नहीं?
भाई करंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और इसके अंदर जो ड्रॉप है वो मिनिमम होना चाहिए। अगर ड्रॉप इसमें ज्यादा हो जाएगा तो वो बेसिकली हमारे हमारे लिए एक एरर का काम करेगा। तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप की अगर मैं बात करूं, वो कम होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप इसमें कम कब होगा? वोल्टेज ड्रॉप इसमें कम जब होगा जब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगी बेटा? कम होगी। जब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगी बेटा? कम होगी, तब इसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। अच्छा भैया, इसमें करंट को ज्यादा करना है तो इसका मतलब इसके रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? ये कम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को कम कर दिया मैंने तो डेफिनेटली इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ज्यादा करंट के लिए ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर होना चाहिए। ज्यादा करंट के लिए ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर होना चाहिए। अब ये समझ में आ गया कि भैया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है इसका मतलब ये थिक वायर का उपयोग करेगा। थिक मतलब मोटी वायर का। थिक मतलब मोटी वायर का ये उपयोग करेगा। यस और नो? थिक मतलब मोटी वायर का ये उपयोग करेगा। अगर ये थिक वायर है तो इसका वेट कम होगा कि ज्यादा होगा? इसका वेट ज्यादा हो जाएगा। इसका वेट ज्यादा हो जाएगा। कॉइल का वेट ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब कॉइल का वेट ज्यादा हो जाएगा, आप खुद सोच के बताओ कि इसको हम मूविंग सिस्टम में लगाएंगे या फिर फिक्स्ड स्टेशनरी रखेंगे? डेफिनेटली अगर किसी कॉइल का वेट ज्यादा है तो हम उसको मूविंग सिस्टम में नहीं लगा सकते, हम उसको क्या रखेंगे? फिक्स्ड रखेंगे। तो इसी को बोला गया फिक्स्ड कॉइल। क्या बोला गया? फिक्स्ड कॉइल इसको बोला गया। क्लियर है कि नहीं? यस बेटा। चलो अब अगले पॉइंट पे के ऊपर चलते हैं। कौन सा है हमारा? प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल में क्या होता है भैया? करंट की वैल्यू तो मिनिमम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और वोल्टेज जो होना चाहिए ये इसका ज्यादा होना चाहिए। अगर वोल्टेज इसका ज्यादा होना चाहिए तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, करंट कम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम है वायर का। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कम है तो फिर इस ये वायर जो यूज होगी ये थिन वायर यूज होगी। थिन मतलब पतली वायर यूज होगी यहाँ पर। अगर थिन वायर हम लोग यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका जो वेट है, वेट इसका कम होगा। और डेफिनेटली दोस्तों अगर वेट इसका कम है तो हम इसको मूविंग पे रखेंगे या फिक्स्ड पे रखेंगे? डेफिनेटली इसको हम लोग रखेंगे एक तरीके से मूविंग कॉइल के नाम से जानेंगे। इसी को वोल्टेज कॉइल, इसी को प्रेशर कॉइल, इसी को पोटेंशियल कॉइल बोला जाता है। इसको बोला जाता है सीसी, इसको बोला जाता है पीसी। क्लियर बात है? तो ये दो अलग अलग एनालिसिस हमने देखे, जिसकी एनालिसिस मदद से हमने समझा कि करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये एवरेज वैल्यू ऑफ पावर को मेजर करता है। ये जो ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं स्पेशली कि ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट अगर करंट मेजर कर रहे हैं या फिर वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा, लेकिन अगर हम पावर मेजर कर रहे हैं तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ पावर को मेजर करेगा। पावर मेजरमेंट के लिए इसका स्केल लीनियर होता है। इसका स्केल लीनियर होता है। और पावर मेजरमेंट स्केल इज लीनियर। और पावर मेजरमेंट इसका स्केल क्या होगा बेटा? लीनियर स्केल यहाँ पर होगा। क्लियर है? तो ये सिंपल सिंपल बातें हमने डिस्कस करी है सिंगल फेज के सिस्टम के लिए। किसके लिए बेटा? सिंगल फेज के सिस्टम के लिए। तो ये तो अब मैं इससे मेजरमेंट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं मेरे पास। तो एरर्स क्यों आ रहे हैं पहले तो ये समझो। अब मान लो कि मेरे पास एक करंट कॉइल इस तरीके से कनेक्टेड है और प्रेशर कॉइल ये कनेक्टेड है। ठीक है? अब देखिए, दिस इज द करंट कॉइल, दिस इज द प्रेशर कॉइल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है। वो एरर किस वजह से आ रहा है? अब इस बात का ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से जब भी करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल कनेक्टेड है या फिर अमीटर या वोल्टमीटर कनेक्टेड है, तो जो एरर आता है ना पावर मेजरमेंट में या फिर किसी भी मेजरमेंट में या रेजिस्टेंस मेजरमेंट में भी, तो वो करंट, वो एरर उसकी वजह से आता है, उस कॉइल की वजह से आता है जो जो कॉइल लोड के पास में लगी हुई है। तो कॉइल लोड के पास में लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो यहाँ पे जो एरर है वो करंट कॉइल की वजह से आ रहा है। और अगर हमने इसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज को मेजर किया तो यहाँ पर आई सी सी स्क्वायर आर बनेगा। आई सी सी स्क्वायर आर सी सी बनेगा।
अब आई सी सी स्क्वायर आर सी सी की जो वैल्यू है ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू विच वैल्यू दिस, इसकी वजह से जो करंट बनेगा वीपीसी स्क्वायर डिवाइड बाय आरपीसी। तो यहां पर हमारे लिए एडवांटेजियस क्या है, अगर मैं लो पावर फैक्टर वॉटमीटर की बात करता हूं, ये तो हम जनरल नॉर्मल पावर फैक्टर मान लेते हैं कि इससे हमारा मेजर हो जाएगा जो हमने अभी तक पढ़ा, लेकिन अगर लो पावर फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पे ये एरर शो करता है। उसको हटाने का तरीका ये है कि ये जो एडिशनल एरर बन रहा है आईसीसी स्क्वायर आरसीसी वाला, इसको हटा दें। तो इसको कैसे हटा सकते हैं बेटा, इसको हटा सकते हैं अगर मैं प्रेशर कॉइल को लोड के साथ कनेक्ट कर दूं। प्रेशर कॉइल को लोड के साथ अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये एरर मेरा हट जाएगा। तो ये क्या करा मैंने, मैंने प्रेशर कॉइल को ये लोड के साथ कनेक्ट कर दिया। माय सप्लाई, दिस इज माय लोड। बात समझ में आ गई? ये प्रेशर कॉइल को मैंने लोड के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या आन पड़ी है। क्यों, क्या समस्या आन पड़ी है, इधर देखो। अगर मैं इधर बात करूं तो यहाँ पर एक करंट आ रहा था, आई करंट आ रहा था। यहाँ पर एक करंट जा रहा था, आईसीसी करंट जा रहा था। यहाँ पे एक करंट जा रहा था, आईपीसी करंट जा रहा था। क्लियर? अब क्या हो गया है, अब देखो, अब यहां से तो मेरा करंट जा रहा था क्या, आई करंट जो आ ही रहा था, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड हो गया क्या मेरा आईपीसी करंट। तो इसका मतलब अभी करंट कॉइल में ओवरऑल करंट मेरा बढ़ गया है, जो किसके बराबर हो गया है, आईसीसी प्लस आईपीसी के बराबर हो गया है। आईसीसी प्लस आईपीसी के बराबर हो गया है। तो ये एक एरर शो करेगा मेरे को। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा करंट ज्यादा फ्लक्स बनाएगा, ज्यादा फ्लक्स बनाएगा। इसका मतलब मेरा जो पॉइंटर है ये आगे की तरफ मूव करेगा, पॉइंटर को जो करंट दिखाना है उससे ज्यादा करंट ये शो करेगा। पॉइंटर शोज मोर डिफ्लेक्शन, पॉइंटर शोज मोर डिफ्लेक्शन। तो इसी के लिए हम लोगों को ऐसा फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जो फ्लक्स में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस आईपीसी, और वो अपोजिशन में हो किसके, ये जो ओरिजिनल फ्लक्स बन रहा है यहाँ पे। इसी रीजन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये मेरा करंट कॉइल है, तो हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। और ये मेरी प्रेशर कॉइल सीधी लगी गई। ये एडिशनल कॉइल मैंने बनाई है, इसे बोलते हैं बेटा कंपनसेटिंग कॉइल। क्या लगाया, कंपनसेटिंग कॉइल यहाँ पे मैंने लगाई। अब ये कंपनसेटिंग कॉइल सीरीज में लगी हुई है प्रेशर कॉइल के साथ, और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर है, करंट कॉइल के बराबर है। तो इसकी नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर है, करंट कॉइल के बराबर है। और ये सीरीज में लगी गई है किसके साथ, प्रेशर कॉइल के साथ। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को नोट डाउन करने हैं यहाँ। क्लियर है? तो अभी तक हमने बात करी है कंप्लीटली इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब जल्दी जल्दी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, हमारे टू वॉट मीटर मेथड के बारे में, क्योंकि वही वॉट मीटर का ही पार्ट होता है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू टू वॉट मीटर मेथड हम ये देख, अच्छा टू वॉट मीटर की बात करते हैं। टू वॉट मीटर, वॉट मीटर मेथड। अब टू वॉट मीटर मेथड में होता क्या है, बेसिकली थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम के लिए इसको यूज करते हैं। थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम के लिए यूज करते हैं। किस तरीके से लगाया जाता है, मान लेते हैं दिस इज माय फेज वन, दिस इज माय फेज टू, दिस इज माय फेज थ्री। ये तो कॉमन रह गया इस तरीके से, आर वाई और बी। दिस इज माय वॉट मीटर वन, दिस इज माय वॉट मीटर टू। अब दोनों वॉट मीटर की जो प्रेशर कॉइल्स है उसको एक कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने थ्री फेज थ्री वायर के लिए। अब इसमें होता क्या है, टोटल पावर जो आ जाती है आपकी, वो आ जाती है W1 प्लस W2, विच इज द वॉट मीटर वन रीडिंग प्लस वॉट मीटर टू रीडिंग, वॉट मीटर वन रीडिंग प्लस वॉट मीटर टू रीडिंग। तो यहाँ पर इसका मैं जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर काफी सारी चीजें समझ सकते हैं।
ये W1 W2 क्या है देखो जरा, ये W1 है रूट ओवर ऑफ 3 VPH IPH cos ओवर ऑफ 30 minus 5 and this is root VPH IPH cos 30 plus 5. रूट VPH IPH cos 30 plus 5 ये है, रूट VPH IPH cos 30 minus 5 ये है। अब अगर जीरो है तो cos 5 कितना हो गया 1। जीरो के केस में ये हो गया cos 30 होता है √3/2, तो ये हो गया 3/2 VPH IPH। सिमिलरली सेम डेटा मेरा यहाँ पर आया, यहाँ पे क्या बना W1 बराबर W2, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन 30 डिग्री के लिए बात करते हैं। 30 डिग्री के लिए ये हो गया रूट ओवर ऑफ 3/2। 30 डिग्री के लिए 30 माइनस 30 cos 0, ये cos 0 होता है 1, तो ये गया रूट ओवर ऑफ 3 VPH IPH। इधर देखो cos 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 होता है 60, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 हुआ तो ये कितना हो गया रूट 3/2 VPH IPH। यहाँ पे देख के हमको क्या पता चल रहा है कि W1 बराबर W2 बराबर W1/2, इसका मतलब W1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ W2, द सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में चलो 60 के लिए, 60 के लिए ये हो गया 1/2। इधर आ जाओ, cos 30 माइनस 60, 30 माइनस 60 होता है -30, cos माइनस 30 इज इक्वल टू cos प्लस 30, तो सेम √3/2, तो ये हो गया 3/2 VPH IPH। आगे बात करें cos 30 प्लस 60 90, cos 90 हो गया 0, तो W1 तो आ गई कितनी फाइनाइट और W2 कितनी आ गई 0। नेक्स्ट बात करें 90 के लिए, 90 के लिए ये हो गया 0। इधर देखो cos 30 माइनस 90, 30 माइनस 90 हुआ -60, cos माइनस 60 इज इक्वल टू cos प्लस 60, तो 1/2, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ 3/2 EPH IPH। इधर आ जाओ, cos ओवर ऑफ 30 प्लस 90 120, cos 120 होता है -1/2, तो ये हो गया माइनस रूट ओवर ऑफ 3/2 EPH IPH। क्या रिलेशन बना, W1 बराबर माइनस ऑफ W2। तो दिस इज द एंटायर रिलेशन जहां से आपके काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ओके बेटा, क्लियर। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, थोड़ा सा 15 मिनट से ऊपर ही हो गया सेशन, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको बताई है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। और मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके के अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।